है आरएसएस स्वयं अपने संगठन चलाने के लिए 56 डिवीजन में भारत को उन्होंने कर रखा है। तो गुजराती अस्मिता क्या होती? तो क्या इस देश में सिर्फ गुजराती अस्मिता ही इंपॉर्टेंट है? क्या हमारी अस्मिता इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या हमारी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? या केवल गुजराती का ही हो गया तो उसके बाद देश का सारा आइडेंटिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? क्या केवल बड़े आइडेंटिटीज़ को ही आइडेंटिटी मिलेगी, बाकी सब हम लुप्त होकर चले जाएँ? ऐसा नहीं है। जो बहुत लोग जानते हैं वो गोरखालैंड है, बुंदेलखंड है, विदर्भा है, बोडोलैंड है, और इसके अलावा जो अन्य विदर्भा महाराष्ट्र में हुआ, बोडोलैंड नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों के मिलाकर, बोडोलैंड असम में हुआ, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिला के हुआ, हमारा गोरखालैंड बंगाल से हुआ, है ना। तो ये तो प्रोमिनेंट है, इसके बारे में कई लोग जानते हैं। इसके अलावा भी यहाँ लिस्ट में आप देख सकते हैं कई सारे हैं। जंतर मंतर पर हुआ, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो आए हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब 7 सिस्टर्स, जो भारत की खूबसूरती है, भारत की पहचान है, और वो जंतर मंतर क्या डिमांड है सर? ये केवल नॉर्थ ईस्ट के नहीं है, ये हम नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स हैं। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स एक मंच है जिसमें भारत में विभिन्न जगहों में जो नए राज्य बनाने की डिमांड है उसका समन्वय करने वाला एक मंच है। और इसमें केवल नॉर्थ ईस्ट से ही नहीं, हमारे विदर्भ के भी हमारे साथी हैं, बुंदेलखंड से हैं, बोडोलैंड से हैं, गोरखालैंड से हैं, वो तो नॉर्थ ईस्ट के तो हैं ही। आपने नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पर बातें की। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स जो है 1991 में श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने शुरू किया था, जब वो एनडीए के कन्वीनर थे। उसके बाद शिबू सोरेन जी ने इसकी अगुवाई की, और उसके बाद पीए सांगमा भी रहे, अमर सिंह भी रहे इसके साथ, और आज वर्तमान में ये जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। मैं स्वयं गोरखालैंड का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरा नाम मुनीश तामंग है, और मैं गोरखालैंड में हमारे एक सामाजिक संगठन है भारतीय गोरखा परिसंघ, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। साथ ही एनएफएनएस का भी मैं 5 साल के लिए अध्यक्ष हूँ। एनएफएनएस में हमारा ये मानना है कि जो नए राज्य का जो डिमांड है वो भारत के किसी एक क्षेत्र से नहीं, परंतु संपूर्ण भारत से ये डिमांड है। इसलिए एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में एक राष्ट्रीय पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बारे में कोई राष्ट्रीय पॉलिसी उसकी है नहीं। गवर्नमेंट ना बताती है कि राज्य कैसे नया बनता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, या क्यों नए राज्य के डिमांड को गवर्नमेंट स्वीकार नहीं क्या करती। फायदा होगा पब्लिक को, क्या फायदा होगा स्मॉल स्टेट्स का? ये सबसे पहले तो गवर्नेंस स्मॉल स्टेट की अच्छी होती है, मगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय बहुत बड़े बड़े प्रांतों में बहुत सारे जनसमूह है जिसका ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। मैं आपको उदाहरण गोरखालैंड का ही दूंगा। गोरखालैंड जिस क्षेत्र में, दार्जिलिंग क्षेत्र में, वो बंगाल का इस समय पार्ट है, मगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा इतिहास अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी आइडेंटिटी अलग है, हमारा सब कुछ अलग है वहाँ पर। और इसीलिए बंगाल के बड़े समूह में, बड़े भाग के होने के कारण हमारा उस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा। हमारा ये डर है कि आने वाले दिनों में हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, हम बिल्कुल माइनॉरिटी में हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। माइनॉरिटी तो है ही। तो नए स्टेट का जो डिमांड है वो ये चाहता है कि लोगों का ठीक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन हो, आइडेंटिटी की बची रहे, उनका गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन हो, गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन हो। और ये डिमांड जो है ये कल आज की डिमांड नहीं है, बहुत पुरानी डिमांड है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड मान के चले तो अभी कुछ स्टेट्स बने हैं पिछले 10-15 सालों में, और कितने स्टेट्स एटलीस्ट बनने चाहिए, चूँकि आप इसके एक्सपर्ट लग रहे हैं? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे जो इस समय भारत का एक बहुत वेल नोन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस स्वयं अपने संगठन चलाने के लिए 56 डिवीजन में भारत को उन्होंने कर रखा है। तो कहने का मतलब उनको भी पता है कि 28 भारत बड़ा देश है, एक साथ नहीं चला सकते। इसमें विविधता इतनी है कि सारे विविधता को आपको एकोमोडेट करना है। तो उसी प्रकार से हमारा मानना है कि यहाँ इस देश में जो विभिन्न आइडेंटिटीज़ है, विभिन्न कल्चर्स है, विभिन्न हिस्ट्री है, उस सभी को रिप्रेजेंटेशन होने के जितने भी नंबर्स चाहिए, चाहे वो 50 हो, 100, 150, हर सभी का रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग सशक्त होंगे तभी भारत भी लेकिन लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि अलग स्टेट मतलब आप भारत को तोड़ना चाहते हैं, इस तरह का एक परसेप्शन बन गया है सर। जब बॉम्बे स्टेट था उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र निकल के आई। आज गुजराती अस्मिता की बहुत बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री भी गुजराती अस्मिता की बात करते हैं। बॉम्बे से नहीं निकला होता तो गुजराती अस्मिता क्या होता? बंगाल था तो बिहार हुआ। हाँ, बिहार हुआ तो गुजराती अस्मिता क्या होती? तो क्या इस देश में सिर्फ गुजराती अस्मिता ही इंपॉर्टेंट है? क्या हमारी अस्मिता इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या हमारी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? या केवल गुजराती का ही हो गया तो उसके बाद देश का सारा आइडेंटिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? क्या केवल बड़े आइडेंटिटीज़ को ही आइडेंटिटी मिलेगी, बाकी सब हम लुप्त होकर चले जाएँ? ऐसा नहीं है। भारत में अगर एक भी कमज़ोर वर्ग रहेगा तो भारत कमज़ोर रहेगी। भारत का प्रत्येक वर्ग अगर सशक्त होगा तो भारत भी मजबूत होगा। हमारा नारा है वन नेशन मेनी स्टेट्स, न्यू इंडिया न्यू स्टेट, फेडरल स्ट्रक्चर। जी, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं हम। सर क्या लग रहा है, तो ये ज्योग्राफिकल आधार पे हो, लिंग्विस्टिक आधार पे हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन? पहला जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने बड़ा क्लियरली बता दिया कि अगर आपका डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है और आप एक कॉन्टिग्यूअस एरिया में है
और इकोनॉमिकली वायबल हैं तो नए स्टेट्स का ये अच्छा केस है। तो हम भी मानते हैं कि नए भाषा तो एक क्राइटेरिया रहा ही है, इसके अलावा उनका हिस्ट्री, उनका कल्चर और उनका, जैसे मैं कहता हूँ, ज्योग्राफी तो है ही, कॉन्टिग्यूटी भी होनी चाहिए। ये फैक्टर्स को लेकर गवर्नमेंट को, इसलिए हम कह रहे हैं गवर्नमेंट के पास एक नीति नहीं है आज के दिन में। गवर्नमेंट से पूछे नए स्टेट कैसे बनते हैं, केवल पॉलिटिकल उनके फायदे के हिसाब से बनते हैं, कोई नीति के हिसाब से नहीं बनते। हमारा कहना ये है कि स्टेट के बारे में एक नीति बनाइए। सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज कम्युनिटी कौन सा है? क्या ट्राइबल्स ज़्यादा विक्टिमाइज? ट्राइबल्स बिल्कुल हैं। जितने भी दूर दराज में रहने वाले, जितने भी छोटे माइनॉरिटी के कम्युनिटीज़ हैं, वो सारे विक्टिमाइज हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ों से वंचित हैं। और आपका जब गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन ना हो तो आप आर्थिक रीति से भी वंचित हो जाते हैं, आप राजनीतिक रीति से वंचित हो जाते हैं, इकोनॉमिकली वंचित हो जाते हैं। चलिए अभी 28 स्टेट हैं, 2-3 यूनियन टेरेटरी है, मतलब 50 के आसपास संख्या, जैसे अमेरिका में जिस तरह से है। जब अमेरिका में 50 हो सकते हैं, वैसे अमेरिका को उदाहरण देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका का अपना इतिहास है, हमारा अपना इतिहास है। मगर हमारे अपने इतिहास को अगर देखें, जब भारत नया आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय जब भारत था, उस समय कितने रजवाड़े थे, कितने अलग अलग विविधता थी। मतलब यहाँ तो हजारों रजवाड़े थे। तो उन सभी को समेटकर आज सिर्फ 28 में होना, तो ये तो निश्चित बात है कि इसमें कई सारे लोग छूट जाएंगे, प्रतिनिधित्व उनका नहीं हो पाएगा। हमारा कहने का मतलब गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ रैशनल पॉलिसी। ऐसा नहीं कि जब आपको पॉलिटिकली एक्सपीडियंट हो तो आप स्टेट बनाएंगे, जब आपको सूट नहीं करता तो आप उस राज्य को डिमांड को सुनेंगे नहीं। हम चाहते हैं सरकार के पास एक नीति हो, और नीति के तहत हमें बताइए मोस्टली कौन कौन सा स्टेट्स हैं जिनमें चाहते हैं कि कम से कम स्टेट्स बने। स्टेट्स जो प्रोमिनेंट जो डिमांड है, जिसको जो बहुत लोग जानते हैं, वो गोरखालैंड है, बुंदेलखंड है, विदर्भा है, बोडोलैंड है। और इसके अलावा जो अन्य डिमांड, महाराष्ट्र में हुआ, बोडोलैंड नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों के मिलाकर, बोडोलैंड असम में हुआ, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिला के हुआ, हमारा गोरखालैंड बंगाल से हुआ, है ना। तो ये तो प्रोमिनेंट है, इसके बारे में कई लोग जानते हैं। इसके अलावा भी यहाँ लिस्ट में आप देख सकते हैं कई सारे हैं, जैसे ये कार्बी आंगलांग, डिमा हासो है। ये सरकार नागालैंड नहीं, ये आसाम में है। डिमा हासो, हाँ, ये 244A के तहत इनको ऑटोनोमस स्टेट का प्रॉमिस किया गया। प्रॉमिस करने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल सर, एक परसेप्शन बना दिया गया कि इफ़ यू वांट टू सेपरेट स्टेट, तो वो कहते हैं कि ये भारत को कमज़ोर कर रहा है, ये भारत का नागरिक नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक सरल सा सोल्यूशन है। जितने भी स्टेट हैं उनको भी डिसॉल्व कर दिया जाए और केवल दिल्ली से दरबार चला जाए। दिल्ली जो कहेगी वही करेंगे, बाकी लोग जाएं भाड़ में, जो मर्जी करते रहें। दिल्ली जो चाहेगी वही होगी। फिर तो काफ़ी दिनों बाद आपसे, मतलब एक ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जिससे पूछने के लिए मेरे पास सवाल नहीं बच रहे हैं। व्हाट्स यू डू सर, क्या करते हैं? मैं भारतीय गोरखा परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो गोरखाओं का भारत भर का एक संगठन है। उसके अलावा NFNS, जिसमें हम भी भागीदार। एक राष्ट्र एक नेशन की बात करें, स्टेट खत्म कर दे, या तो फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो। आप मानते ही नहीं, आप कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है देश को कमजोर करेगी, तो फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर दो। सब इकोनॉमिकली मौका देगा, इकोनॉमिकली और सोशली दोनों। उससे भी ज्यादा आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी बचाना है ना, लोगों की आइडेंटिटी बचाना है। अन्यथा लोग, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो विलुप्त हो जाएंगे। जहाँ लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन ना हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना हो, उसके बाद हर रिप्रेजेंटेशन और मजबूत होगा। लोग, जैसे मैंने कहा, हर एक तबका मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। आप ये नहीं कह सकते कि तबके कमजोर हो मगर देश मजबूत हो। तो सोचिए, तस्वीरें दिखाइए, ये शानदार है सर। मैं एक और सवाल लूंगा आपसे लास्ट में। ये देखिए, ये लोग, एक धारणा बना दी गई कि जो सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं मतलब देश को कमजोर कर रहे हैं, जबकि आपने पूरी बातचीत सुनी, शानदार उन्होंने आर्गूमेंट दिया है कि या तो आप दिल्ली से चलाइए देश को, या फिर आप हर ज्योग्राफी के आधार पे, लिंग्विस्टिक आधार पे और कल्चर के आधार पे आप अलग अलग सेपरेट स्टेट बनाइए, ताकि सबको समाज में बराबरी का मौका मिल सके। और ये शानदार है ये, और गोरखालैंड के अध्यक्ष हैं। सर एक और सवाल, ये एक लंबी लड़ाई है, कोई टीवी अखबार इसको देख नहीं रहा है। मैं भी देर से पहुंचा हूं, लेकिन मुझे पता चला, तो मुझे इससे पहले मेरे आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं थे। मैं कोशिश करूंगा कि ये करोड़ों लोगों तक जाए और उनके भी आइडियाज़ क्लियर हों, जो लोग झारखंड बनने पर या उत्तराखंड बनने पर तमाम तरह के आर्गूमेंट्स करते हैं। एकदम आपकी कंफर्म राय है, ये रिसर्च है और ये प्रूफ है, मतलब साइंटिफिक तरीके से, कि जितने ज़्यादा स्टेट्स बनेंगे उतना ज़्यादा देश की तरक्की होगी, मतलब एक देश के तौर पे हम और मजबूत होंगे। मैं ऐसे कहूँगा, जितना ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन होगा, हाँ, उतना ज़्यादा देश मजबूत होगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग कमज़ोर मगर देश मजबूत, ऐसा हो नहीं सकता। लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा मुख्यमंत्री होंगे, ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी होगी, ज़्यादा सेक्रेटेरिएट होंगे, तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, लॉटरी लगाते हैं।
सबका नाम चिट्ठे में डालते हैं, 2-4 स्टेट जिसका नाम आएगा उसी का स्टेट होने देंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, देश तो ऐसे चलती नहीं है। जितने लोग हैं उन सभी का रिप्रेजेंटेशन तो होना ही होगा। छोटे गवर्नमेंट होगी तो हमारा गर्व है कि भारत विविधताओं का देश है, और विविधता को हम दबा देंगे तो हम फिर कैसा देश होंगे। ये विविधता में एक अपना बल पाने वाला एक देश है। तो इससे शिबू सोरेन, फर्नांडिस साहब, जॉर्ज फर्नांडिस सब जुड़े रहे हैं इस आंदोलन से। इसको नेतृत्व देते आए हैं पुराने। सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, फिर उसके बाद शिबू सोरेन जी थे, फिर उसके बाद अमर सिंह जी थे, फिर पीएस सांगमा जी भी थे, और अब हम इसको चलाते आ रहे हैं अभी। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो एक धारणा क्लियर कर लीजिए, एक बड़ी बातचीत थी ये कि जितने ज़्यादा स्मॉल स्टेट्स होंगे देश उतना मजबूत होगा, लोग उतने मजबूत होंगे, और उतना रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है वो सोल्व होगा। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को घर घर तक पहुँचाइए। और जो लोग सेपरेट स्टेट की मांग को एक संदिग्ध नज़रों से देखते हैं, उसको राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं, उनके लिए करारा जवाब है कि आरएसएस 56 मंडलों में बटी हुई संगठन है देश भर में। बड़ा देश है भारत, और सबका रिप्रेजेंटेशन तय हो, इसके लिए ज़रूरी है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो स्मॉल स्टेट्स है वो बनाए जाए। आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।